स्ट्रक्चर की बात करूँ यार, ओजोन की सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करता है, तो स्ट्रक्चर जो है इसका सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे दिखा देते हैं, वो भी सही है, और अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दिखाना चाहते हैं इस तरह से, तो दोनों स्ट्रक्चर अपने आप में सही है। तो जाहिर सा बात है कि इसका दो रेजोनेटिंग फॉर्म होगा, एक ऐसे भी दिखा सकते हो माइनस प्लस, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यानी ऑल द बॉन्ड लेंथ आर इक्वल इन ओजोन, ऑल द बॉन्ड लेंथ, ऑल द बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, आर इक्वल इन ओजोन, ठीक है, सारा बॉन्ड लेंथ जो है वो ओजोन के अंदर वो बेटा बराबर है, ठीक है। तो पहला सवाल जो है वो क्लियर हो गया हम लोग का। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इसका सबसे पहले बात करते हैं प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन इसका बहुत ज्यादा नहीं, एक ही प्रिपरेशन आपको पढ़ना है, एंड दैट इज कि जब आप ऑक्सीजन को, ठीक है, ऑक्सीजन को एक, ठीक है, ओजोनाइजर में डाल के, ठीक है, ये ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन अ ओजोनाइजर, ठीक है, एक ओजोनाइजर में ऑक्सीजन को रखकर हम उसमें से साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करा दें, ठीक है, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करा दें। तो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जब आप पास कराओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ओजोन, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा समझना है, ऐसे बताने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा फील आना चाहिए कि भैया ये साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब क्या है। साइलेंट है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहा है, साइलेंट का मतलब क्या है। देखिए ये जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच का वैल्यू होता है दैट इज पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। यानी कि ये रिएक्शन अगर हम लोग बात करें तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन जो होता है इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं थ्रू द ओजोनाइजर, तो इस बात का ध्यान रखें कि उसके अंदर कोई भी स्पार्किंग ना हो रहा हो, ठीक है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं हो रहा हो, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन जो है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हम लोग साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब समझना कि इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं विदाउट एनी स्पार्क, ठीक है। तो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो तुम समझते हो, इसका मतलब है कि यू आर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, passing electricity, passing electricity without producing, without producing, without producing much spark, ठीक है, without producing much, without producing spark, ठीक है, without producing spark। और आपको ये भी याद रखना है कि अगर हम साइलेंट वर्ड यूज कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है आपका, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज साइलेंट, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज साइलेंट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि इसका मतलब जो है, इसका मतलब है कि आप कोई उसमें नहीं चाहते हैं कि कोई भी स्पार्क जनरेट हो, ठीक है। इसका मतलब कि आप जो हीट प्रोड्यूस करना चाहते हैं वो हीट भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, सच दैट द हीट प्रोड्यूस, the heat produced must be, the heat produced must be, ठीक है, the heat produced must be less। जो आप हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हीट जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हीट प्रोड्यूस कम रहे। दूसरी बात आती है कि यहाँ पे जो आपको ओजोन मिल रहा है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, तो यहाँ पे जो आपको ओजोन मिल रहा है दैट ओजोन उसकी यील्ड बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है, मतलब कि द यील्ड अगर हम बात करें, द यील्ड ऑफ O3, ठीक है, द यील्ड ऑफ O3 इज अराउंड 10%, इज अराउंड 10%। कितना परसेंट यील्ड है भैया, तो अगर हम लोग बात करें तो 10% का यील्ड होता है इस रिएक्शन के अंदर। तो यील्ड बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, यील्ड बढ़ाने के लिए आप लोग एक सीरीज ऑफ ओजोनाइजर यूज करेंगे, एक ओजोनाइजर से लेंगे तो 10% लेंगे, 10% आपका O3 आपको मिलेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज कर जाए, तो इन यील्ड को बढ़ाने के लिए ओजोनाइजर जो है, जो कि एक बैटरी की तरह होता है बेसिकली, जिसके अंदर O2 भरा हुआ रहता है, जिससे कि आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करते हो, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो, तो वैसे बहुत सारे बैटरीज को, बहुत सारे ओजोनाइजर को आपको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ O3 गैस, टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ ओजोन गैस, ठीक है। तो हम लोग यही बात यहाँ पे लिखेंगे कि टू मैक्सिमाइज
to maximize the yield, a series of ozonizers will be taken as per the रिक्वायरमेंट। जैसी यील्ड आपको चाहिए, ठीक है, चाहे वो हाई यील्ड हो चाहे वो लो यील्ड हो, ठीक है, उसी हिसाब से आप ओजोनाइजर्स का यूज करेंगे। 2 ओजोनाइजर्स कनेक्ट करिए, 4 ओजोनाइजर्स कनेक्ट करिए, जितना आपको मन है उतना ओजोनाइजर जो है आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक तो हो गया इसका प्रिपरेशन की सिंपल प्रिपरेशन मेथड है कि यू डू नॉट नीड, ठीक है, यू डू नॉट नीड एनी हाई हीट रिक्वायरमेंट। कोई बहुत हाई हीट का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि O3 अनस्टेबल गैस है यार। अगर तुम ज्यादा हीट दे दोगे तो वापस ब्रेक डाउन कर जाएगा, किसमें, O2 में, ठीक है। तो O3 से O2 आना आसान है, लेकिन O2 से अगर आपको O3 जाना है तो आपको साइलेंटली इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कराना पड़ेगा। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हार्श कंडीशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जैसे ही O3 बना है और आप ज्यादा सिर्फ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो कि स्पार्किंग कर रहा है या ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है उसको पास कराओगे, तो जो O3 गैस ऑलरेडी बन चुका है वो वापस क्या हो जाएगा, वो वापस फिर से डिसोसिएट हो जाएगा, किसमें, वो वापस डिसोसिएट हो जाएगा O2 गैस में। तो ये चीजें जो है आपको सबसे पहले तो ध्यान में रखनी है कि बहुत बड़ा प्रिपरेशन मेथड नहीं है, बट क्यों ऐसा कर रहे हैं ये आपको जानकारी अब होगी कि O3 जो है, अगर ज्यादा आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज सिर्फ लिख देते, साइलेंट नहीं लिखते, तो ये वापस O2 में डिकम्पोज हो जाता, वहां पे ज्यादा हीट जो है वो प्रोड्यूस होता, ठीक है। तो ये एक कारण हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक कारण है जिसकी वजह से साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यील्ड को बढ़ाने के लिए तो हम लोग सीरीज ऑफ ओजोनाइजर्स का यूज 100% करेंगे। इसके बाद आता है इसका प्रॉपर्टी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ओजोन का इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अगर हम इसकी सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें तो एक तो अभी देखनी है कि ये न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस पेपर, न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस पेपर, ठीक है। पहला तो प्रॉपर्टी यही याद रखो कि यार ये न्यूट्रल है, लिटमस के टुवर्ड्स ये न्यूट्रल है। सेकेंड जो प्रॉपर्टी इसका आता है कि कलर क्या है, तो ये बेसिकली एक ब्लू कलर का गैस होगा, ब्लू कलर्ड गैस, ठीक है। लिक्विड में जाएगा तो भी ये ब्लू कलर का लिक्विड रहेगा, जब इसका लिक्विफिकेशन करेंगे तो ये ब्लू कलर का लिक्विड के फॉर्म में ही लिक्विफाई होगा। और अगर ये सॉलिडिफाई होगा तो ये बन जाएगा वायलेट ब्लैक कलर्ड सॉलिड, वायलेट ब्लैक कलर्ड सॉलिड, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि सर ब्लू कलर्ड गैस विथ सम स्मेल, ठीक है। वो स्मेल कैसा है वो हम लोग को नहीं पता है, लेकिन विथ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल उसको बोल सकते हैं, कि ऑर्डरलेस गैस नहीं है लाइक ऑक्सीजन। इट इज अ ब्लू कलर्ड गैस विथ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। लिक्विड के फॉर्म में जाएगा तो भी ब्लू रहेगा, एंड अगर सॉलिड के फॉर्म में क्रिस्टलाइज होता है, सॉलिडिफाई होता है, तो ये वायलेट ब्लैक कलर्ड के सॉलिड में क्रिस्टलाइज होगा, ठीक है सर। न्यूट्रल हो गया, इसका फिजिकल स्टेट हम लोग समझ गए। थर्ड बात आप ये समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि क्या ओजोन गैस पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। तो एकदम ये बढ़िया क्वेश्चन हो जाएगा कि O3 गैस जो है इट इज O3 गैस इज डाईमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। O2 भले ही पैरामैग्नेटिक है, लेकिन O3 गैस इज डाईमैग्नेटिक इन नेचर। O3 गैस जो है ये डाईमैग्नेटिक होता है, ये पैरामैग्नेटिक नहीं होता है। इसलिए ये चीज को एकदम याद रखिएगा, किसी दिन क्वेश्चन में आ गया तो सारे लोग भावड़ा करने लगेंगे, ठीक है यार O2 तो पता था पैरामैग्नेटिक है, ये O3 क्यों पूछ दिया। तो O3 गैस जो है इट इज 100% अ डाईमैग्नेटिक गैस इन नेचर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इसके अलावा हम लोग अगर बात करें इसकी प्रॉपर्टी पे, तो ये जो O3 गैस है ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है। O3 गैस इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। इट इज स्लाइटली soluble in water and highly soluble in organic solvent, and highly soluble होता है in the organic solvent। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। तो ये 2 3 4 प्रॉपर्टी जो भी है वो आपको ध्यान में रखना है
कि भैया O3 गैस कलर, ये ब्लू कलर का लिक्विड है, ब्लू कलर का गैस है जिसका कुछ स्मेल भी होता है, वायलेट ब्लैक कलर का सॉलिड है, ये पैरामैग्नेटिक नहीं होता है, O2 पैरामैग्नेटिक होता है, ये डाईमैग्नेटिक होता है, पानी के अंदर स्लाइटली सॉल्युबल होता है। और अगर हम लोग बात करें कि तो न्यूट्रल तो है ही, ठीक है, तो न्यूट्रल है, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी, गलती से मैंने तो फिजिकल में लिखा दिया, ठीक है, तो इसको फिजिकल स्लैश केमिकल प्रॉपर्टीज कर लीजिएगा, क्योंकि न्यूट्रल होना ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बता रहा है। ओके, तो अगर इसके बाद हम और बात करें तो O3 आप लोग को मालूम होगा ही, इतने दिन से आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि O3 जो है एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। O3 इज एन एक्सीलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इज एन एक्सीलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये नासेंट ऑक्सीजन जो है रिलीज करता है, ठीक है, जो कि दूसरे कंपाउंड को, दूसरे स्पीशीज को ऑक्सीडाइज करने में काफी ज्यादा मदद करता है। इसलिए इट इज अ वेरी एक्सीलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो चीज बहुत अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है उसका यूज एक और तरीके में बढ़ जाता है, यानी उसका हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर ब्लीचिंग पर्पसेस। जब भी हमको ब्लीचिंग करना है, ठीक है, किसी चीज का कलर निकालना है, तो वहां पे आप ओजोन का यूज जो है फॉर ब्लीचिंग पर्पस जो है वो कर सकते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे ही हो गया, तो आपको इसके कुछ ऑक्सीडाइजिंग, जहां पे अपना ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, वैसे रिएक्शन जो हैं आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये लेड सल्फाइड ले लो, जैसे जिंक सल्फाइड ले लो, ठीक है, इन सब के साथ मान लो ये रिएक्ट किया, ठीक है, O3 रिएक्ट किया, O3 रिएक्ट किया, तो यहाँ पे ये क्या बना लेगा, यहाँ पे बना लेगा ये सल्फेट को PbSO4 में ऑक्सीडाइज कर देगा और O2 बन जाएगा। ZnSO ZnSO ZnS को ZnSO4 में ऑक्सीडाइज कर देगा और O2 खुद रिड्यूस हो जाएगा किसमें, O2 में। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है और देखेंगे, लेकिन पहले इतना लिख लो, बिना देख के लिखने की कोशिश। अगर HCl है, ये पहले लिख लो, एक ही साथ सारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे सिंपल सिंपल रिएक्शन है, जैसे अगर HCl जो है ये O3 के साथ रिएक्ट करेगा, तो तुम लोग ही बताओ Cl2 गैस बनेगा कि नहीं बनेगा, ऑक्सीडेशन होगा, सीधी सी बात है। इसके अलावा मान लो तुम्हारा कोई भी चीज ले लो जो कि ऑक्सीडाइज कर सकता है, जैसे कि I माइनस ले लिए, Ki ले लिए, O3 के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, और तो ये बना लेगा I2 गैस, ठीक है, और O2 गैस। इसके बाद अगर तो ये सारा रिएक्शन काम पड़ता है जब लोग टाइट्रेशन वाइट्रेशन पढ़ रहे होते हैं कि कौन किस में ऑक्सीडाइज करेगा, ये बताना तुम लोग को, मतलब ये तुम लोग को बता देना चाहिए, बहुत आसान चीज होता है, कुछ है नहीं। जैसे फॉस्फोरस है, P4 है, ये O3 के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि H3PO4 मिलेगा, O2 मिलेगा। जैसे कि सल्फरेट है, ये अगर O3 के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा एसिड मिलेगा, तो H2SO4 मिलेगा। जैसे कार्बन की अगर हम लोग बात करते हैं, ये O3 से रिएक्ट करेगा तो CO2 मिलेगा, O2 मिलेगा। जैसे कि आयोडीन है, ये अगर O3 के साथ रिएक्ट करेगा तो यार HiO3 मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा रिएक्शन तुम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, कि वो सर हम लोग को नहीं आ रहा है क्या होगा प्रोडक्ट, ये सब आसान प्रोडक्ट है। आर्सेनिक है, ये रिएक्ट करेगा तो H3ASO4 बनाएगा प्लस O2 बनाएगा। इसी तरह से मान लो अगर एंटीमनी है, ये O3 से रिएक्ट करेगा तो H3S, मतलब कॉपी भरने वाला खाली रिएक्शन है, कॉपी भरना है तो तुम लोग भरो। सिल्वर है, सिल्वर O3 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये Ag2O बनाएगा, ठीक है। मरकरी जो है ये O3 के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, ये O3 के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे ये Hg2O बनाएगा। ये सब याद रखना और क्या, और साथ में O2 भी लिख दो, O2 एंड O2। मरकरी का याद रखना, मरकरी में थोड़ा HgO समझ लेता है लोग, Hg2O बनता है। तो एक फेनोमेना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यार टेलिंग ऑफ मरकरी, उसमें यही रिएक्शन के कारण टेलिंग ऑफ मरकरी होता है, टेलिंग ऑफ मरकरी। टेलिंग ऑफ मरकरी के लिए यही रिएक्शन जिम्मेवार है। तो बताएगा मुझे व्हाट इज द टेलिंग ऑफ मरकरी, व्हाट इज द टेलिंग ऑफ मरकरी, टेलिंग ऑफ मरकरी क्या होता है, एनीवन? मरकरी देखे हो लाइफ में कभी? यस। मरकरी तुम लोग जैसे ये मान लो टेस्ट ट्यूब ले लिए, ठीक है, मान लो टेस्ट ट्यूब है, तो इस टेस्ट ट्यूब में तुम मरकरी डाल दिए,
तो क्या मरकरी इस टेस्ट ट्यूब के वॉल से चिपका रहेगा या चिपका नहीं रहेगा? नहीं चिपका ऐसे करो, रहेगा सर। नहीं चिपका रहेगा। वेरी गुड, चलो ऐसे करके डालेंगे, पूरा मरकरी नीचे गिर जाएगा। ठीक है। टेलिंग ऑफ मरकरी का मतलब क्या होता है कि जब भी मरकरी को हम ओजोन से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो मरकरी का तुम लोग मेनिस्कस समझते हो, जो टॉप लेयर होता है मेनिस्कस, जिसको हम यस मेनिस्कस सर। बोलते हैं। तो मरकरी का मेनिस्कस कैसा बनता है यार? कनकेव बनता है कि कन्वेक्स बनता है? ऊपर की तरफ स्वेल किया हुआ है। अरे ऊपर की तरफ देहाती हो क्या? गांव से आते हो कि ऊपर की तरफ और नीचे की एग्जैक्ट तरफ? यही वर्ड बुक में लिखा हुआ था सर, ऊपर की 10th के तरफ बुक और में। नीचे की तरफ, तो भैया ऊपर की तरफ है तो उसको कनकेव बोलोगे ना बाबू। कनकेव सर। नीचे की तरफ है तो वही। कन्वेक्स बोलोगे। जैसे वाटर का मेनिस्कस कन्वेक्स बनता है, ठीक है, वाटर का मेनिस्कस जो होता है वो कन्वेक्स बनता है, और मरकरी का जो मेनिस्कस होता है वो कनकेव बनता है। और मरकरी जो है वो तुम्हारा वेसल के साथ टच में नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही Hg2O बनता है तो उसका मेनिस्कस जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। मरकरी का मेनिस्कस जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और जो भी मतलब अंदर तुम्हारा सोल्यूशन बना हुआ है रिएक्शन के बाद, वो तुम्हारा टेस्ट ट्यूब के साथ चिपकने लगता है, स्टिकिंग करने लगता है। इसी फेनोमिना को, यानी कि लॉस ऑफ द मेनिस्कस ऑफ मरकरी एंड स्टिकिंग ऑफ द सोल्यूशन विद द सरफेस इज कॉल्ड एज द टेलिंग ऑफ मरकरी। ठीक है, तो ये टेलिंग ऑफ मरकरी इसी को बोलते हैं, क्योंकि चिपक इसलिए रहा है क्योंकि Hg2O बन रहा है, ठीक है, और ग्लास सरफेस के साथ जो है उसकी चिपकने की टेंडेंसी जो है वो ज्यादा है, तो उसके साथ चिपक जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग टेलिंग ऑफ मरकरी। लेकिन बाद में अगर तुम थोड़ा सा उसमें ऐसे करके शेक कर दोगे तो वापस उसका मेनिस्कस जो है वो रिकवर भी हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं टेलिंग ऑफ मरकरी। इसमें एक लाइन लिख लेना टेलिंग ऑफ मरकरी, ताकि याद रहे। स्कूल स्कूल के एग्जाम में तो पूछना नहीं चाहिए, बिकॉज एनसीईआरटी में पता नहीं दिया है कि नहीं दिया है। अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो फिर तुम लोग याद रखना। ठीक है, लिख लो, लिख लियो, सारा रिएक्शन लिख लियो। नहीं सर। जल्दी जल्दी लिखो यार। सल्फाइट है तो सल्फाइट को सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा। तो ऐसा बहुत सारा रिएक्शन है। ठीक है, चलो, टेलिंग ऑफ मरकरी का मतलब क्या होता है? Because when the mercury is treated with ozone, when the mercury is treated with ozone, when the mercury is treated with ozone, mercurous oxide is formed. Mercurous oxide ब्रैकेट में Hg2O, ब्रैकेट में Hg2O, mercurous oxide is formed and gets dissolved in the mercury already present in the test tube, and get dissolved in the mercury already present in the test tube, already present in the test tube, comma, as a result of which the concave meniscus of mercury, as a result of which the concave meniscus, अरे बहुआ, the concave meniscus of mercury, the concave meniscus of mercury is lost or destroyed, is lost or destroyed, is lost or destroyed, and it starts sticking, and it starts and it starts sticking, and it starts sticking, and it starts sticking to the glass, and it starts sticking to the glass, full stop. This is called as tailing of mercury. This is called as tailing of mercury.
दिस इज कॉल्ड एज टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन में लिख लो, द मेनिस्कस कैन, कॉमा, द मेनिस्कस कैन, द मेनिस्कस कैन, कॉमा, however, the meniscus can, comma, however, comma, be restored by shaking it with water, be restored by shaking it with water, which dissolves, beta, which dissolves, which dissolves, which dissolves the mercurous oxide, which dissolves the mercurous oxide, full stop. This reaction is used as, this reaction is used as a test of ozone. This reaction is used as a test of ozone. ठीक है, ठीक है भाई, याद रहेगा ये चीज? हाँ भाई, सबको याद रहेगा ये चीज, टेलिंग ऑफ मर्करी। यस टेस्ट है, ओजोन का टेस्ट है, O3 का टेस्ट है, ठीक है, O3 डिटेक्ट करने का टेस्ट है। डायरेक्ट जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है इसी में A B C करके क्वेश्चन बना के पूछ लेगा जेईई एडवांस में, इसलिए याद रखना, ठीक है। टेलिंग ऑफ मर्करी, मर्करी O3 के साथ ऑक्सीडाइज करता है, मर्क्यूरस ऑक्साइड बनाता है जो मर्करी के अंदर डिसॉल्व होता है, मर्करी का कनकेव मेनिस्कस को खराब कर देता है, ग्लास बॉल के साथ चिपकने लगता है, इसी को टेलिंग ऑफ मर्करी बोलते हैं। पानी डाल के थोड़ा सा शेकिंग करोगे, वापस उसका मेनिस्कस रीस्टोर हो जाएगा। दिस इज अ टेस्ट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ O3 गैस टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ओजोन गैस। क्लियर है सबको? यस और नो? एक और इसमें ले लो, क्या नाम है, इसमें एक और चीज ले लो, क्या बोलते हैं इसको यार, हाँ, ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन, इसमें आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे, कुछ चीजें और जान लीजिए। ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन के बारे में कुछ लिख लीजिए पहले। ओजोन डिप्लीशन, लिखो, द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, the oxide of nitrogen, comma, nitric oxide, comma, nitric oxide reacts with ozone, reacts with ozone, reacts with ozone to form NO2 गैस। सर ये रिएक्शन तो बड़ा सिंपल है, O3 जो है NO के साथ रिएक्ट कर रहा है, NO2 बना रहा, O2 बना रहा। कोई बताएगा इसका कहाँ यूज है भाई? जल्दी बताओ कहाँ इसका यूज है, कॉमन जनरल नॉलेज का चीज है। देखो यार, सुपरसोनिक जो जेट्स होते हैं, ठीक है, जो सुपरसोनिक तुम्हारा जेट्स होता है, ये सुपरसोनिक जेट जो होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि ये एक सुपरसोनिक जेट है, ठीक है, ये एक सुपरसोनिक जेट है, तो सुपरसोनिक जेट का जो एग्जॉस्ट होता है, ठीक है, उससे एक गैस रिलीज होते रहता है, उस गैस का नाम होता है बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड। अब तुम लोग बात समझ गए होगी। सर ये सुपरसोनिक जेट जो है, ठीक है, ये अपने एग्जॉस्ट से NO गैस रिलीज करता है, और NO गैस क्या करता है, ओजोन जो कि एटमॉस्फेयर के अपर लेयर में प्रेजेंट रहता है उससे रिएक्ट करके NO2 बनाता है। इससे ओजोन लेयर डिप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? यस
यस सर, ठीक है, इससे ओजोन लेयर डिप्लीट हुआ। तो इस पॉइंट को लिख लो, ये रिएक्शन तुम लिख लो। द नाइट्रिक ऑक्साइड कमिंग आउट फ्रॉम द एग्जॉस्ट ऑफ the nitric oxide coming out from the exhaust of supersonic jet aeroplane, the nitric oxide coming the nitric oxide coming ठीक है, the nitric oxide coming out of the exhaust of supersonic jet aeroplane might be slowly depleting might be slowly depleting might be slowly depleting the concentration of ozone layer the concentration of ozone layer in the upper atmosphere might be depleting the concentration of ozone layer in the upper atmosphere। दूसरा एक तो तुम लोगों को पता ही होगा, जिसको तुम लोग क्या बोलते हो, जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, फ्रेयॉन्स। फ्रेयॉन्स का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रेयॉन्स, तो बताएगा? क्लास 6 का बच्चा भी पढ़ा होगा ना थोड़ा मोड़ा, वो भी बता देगा। तुम लोगों को लेके नहीं पता है फॉर्मूला, क्या उससे क्या हो गए देखते देखते। फॉर्मूला याद रखिए फ्रेयॉन्स का, ठीक है। फ्रेयॉन्स भी जो है ओजोन लेयर को डिप्लीशन करने में एक मददगार मतलब सिद्ध होता है, ओजोन को डिप्लीट करने में ये भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। और कोई जिससे कि आपका ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा हो, तो एक याद रखना तुम लोग, और 3 से ज्यादा क्या याद रखोगे? एरोसॉल स्प्रेज। एरोसॉल स्प्रेज ये सारे रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। एरोसॉल स्प्रेज हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, CFC हो गया, ठीक है। ये सारे जो हैं ये आपके रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। तो जनरली फ्रेयॉन्स और CFC लोगों को पता होता है, लेकिन तुम लोग एरोसॉल स्प्रेज और ये जो ये पूछ लेगा तुम लोग को कि हाउ, बोर्ड के एग्जाम में, हाउ द क्या नाम है, गैस दैट इज रिलीजिंग फ्रॉम द exhaust of supersonic jet aeroplane causes the depletion of ozone layer। तो तुम लोग को याद होना चाहिए बस कि जो एग्जॉस्ट में गैस निकल रहा है दैट इज NO गैस, और वो O3 से रिएक्ट करेगा, NO2 में कन्वर्ट होगा और O3 को डिप्लीट कर देगा किसमें? O3 को डिप्लीट कर देगा O2 में। क्लियर है सबको? याद रहेगा ये चीज? yes। ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे रिएक्शंस, अभी तक तुमने जितने रिएक्शंस यार देखे उन सब में तुम एक कॉमन चीज नोटिस कर रहे हो, और वो कॉमन चीज ये नोटिस कर रहे हो कि जितना भी जगह पे O3 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज हुआ है वहां पे O2 गैस भी बन रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी रिएक्शंस हैं जहां पे O2 गैस नहीं बनेगा, मतलब O3 डायरेक्टली पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, यूज हो जाएगा एज अ होल, ठीक है। तो वैसे कुछ रिएक्शन कौन? O3 gas is consumed as a whole, ठीक है, and no O2 will be released and no O2 gas is formed। ऐसे भी कुछ रिएक्शंस है, ठीक है, जो ध्यान में रखना चाहिए आप। जैसे SO2 का O3 के साथ रिएक्शन करा दो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ SO3 गैस बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जहां पे आप बोल सकते हैं कि कोई भी O2 गैस का हम लोग बात करें तो कोई भी O2 गैस रिलीज नहीं हो रहा है। सिमिलरली एक और जगह है SnCl2, अगर मान लो इसका रिएक्शन हम ओजोन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl करा दे तो ये SnCl4 में जो है कन्वर्ट हो जाता है SnCl4, और यहाँ पे मान लो तुम्हारा वाटर बन जाएगा। तो यहाँ पे भी कोई O2 गैस जो है वो फॉर्म नहीं हो रहा है। तो ऐसे भी कुछ रिएक्शंस जो है आपको याद रखने चाहिए जहां पे O3 जो है रिएक्ट तो कर रहा है बट कोई O2 गैस प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो फटाफट, और ये O3 आपका समाप्त होता है। तो O3 के बारे में इसके बाद जो है कुछ नहीं पूछेगा, इतना चीज आपको याद होना चाहिए। पहला तो यूजेस ऑफ ओजोन में पहला तो लिख लो कि यूज होता है एज अ ब्लीचिंग एजेंट, यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट, यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है। सेकेंड लिख लो, बहुत सारा तुम लोग यार स्लॉटर हाउसेस नहीं गए होगे, स्लॉटर हाउसेस में
या फिर जहाँ पे मीट ये सब बहुत ज्यादा शेल होता है, वहां पे भी O3 गैस का यूज होता है, क्योंकि वहां पे जो महक आता है उस महक को हटाने के लिए O3 गैस का स्प्रे किया जाता है। ठीक है, तो ये इसको लिख लो, इसको भी एक चीज लिख लो। इट इज यूज टू रिमूव द फाउल ऑर्डर, इट इज यूज टू रिमूव द फाउल ऑर्डर, it is used to remove the foul odor present in slaughterhouses, cold storage rooms, etc. It is also used to remove the foul odor present in slaughterhouses, cold storage rooms. Third लिख लो, it is used in the manufacturing of artificial, synthetic silks. Artificial, synthetic silks. Third, it is used for detecting the position of double bond in organic solvents, in organic compounds. It is used to detect the position of double bond in organic compounds. Used to detect the position of double bonds in organic compounds. और लास्ट लिख लो, used as a germicide and disinfectant. Also used as a germicide and disinfectant. Also used as a germicide and disinfectant. तो जर्मिसाइड, डिसइंफेक्टेंट, ब्लीचिंग रिएजेंट, गलत स्मेल जो आ रहा है स्लॉटर हाउस, कोल्ड स्टोरेज रूम से उसको हटाने में, सिंथेटिक सिल्क को बनाने में। ठीक है, ये सारी चीजें और यूजेस हैं, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलो, सब यूजेस तुमसे पूछेगा नहीं, एक आध भी ध्यान में रख गया तो बहुत अच्छा है। ठीक है, बोर्ड में अगर पूछता है तो। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। एंड आगे बढ़ने पे ये ओजोन तो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, एलोट्रोप ऑफ सल्फर कल देख लिए थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक और कंपाउंड लेते हैं, एंड दैट कंपाउंड इज नन अदर देन सल्फ्यूरिक एसिड। हेडिंग डाल दो सल्फ्यूरिक एसिड। एक कंपाउंड हम लोग ले लेते हैं जिसका नाम है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है सल्फ्यूरिक एसिड जो है, इसको किंग ऑफ क्या बोला जाता है जी? किंग ऑफ केमिकल्स। इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी बोला जाता है। कभी कभी क्या होता है यार, किसी देश का इकोनॉमिक ग्रोथ अगर देखना है या किसी देश का इकोनॉमी समझना है, तो वहां पे ये भी देखा जाता है कि वो देश ने कितना H2SO4 कंज्यूम किया है, क्योंकि H2SO4 एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा एसिड है जिसका इंडस्ट्रियल में बहुत ज्यादा यूज है, इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज है। तो अगर कोई देश H2SO4 को ज्यादा कंज्यूम कर रहा है तो जाहिर सा बात है कि वहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अच्छा खासा हुआ होगा, और तुम ये कह सकते हो कि उसका जीडीपी भी अच्छा होगा, और वो देश जो होगा एक डेवलप्ड या अच्छा डेवलपिंग कंडीशन में होगा। तो यहाँ पे ये देखो, एक तो अलग ही चालू हो गई, एसिड अटैकर्स। तो ये अटैकर दिन भर यही सब दिमाग में चलते रहता है ना जी, फालतू चीज, काम का चीज हो रहा है। तो एसिड अटैकर्स मतलब यही खाली दिन भर मीम चलता रहे। जब तक आप मीम नहीं बोलिएगा तब तक सर हमको ये नहीं मतलब आएगा। ठीक है, मीम भीम। चलो, तो मैं ये यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट ये बात कर रहा हूँ कि इट इज कॉल्ड एज किंग ऑफ केमिकल्स। और किसी भी देश का अगर तुमको इकोनॉमी देखना है, इकोनॉमी समझना है, तो इकोनॉमी देखने के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि कंजम्पशन कितना हुआ है। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ H2SO4 कितना हुआ है बाय द कंट्री। ठीक है, इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स अपॉन, कह सकते हो कि देयर कंजम्पशन ऑफ H2SO4। पहले के समय में एक सल्फ्यूरिक एसिड को जैसे किंग ऑफ केमिकल्स के अलावा एक और चीज बोली जाती थी जिसका नाम था, इसको बोला जाता था ऑयल ऑफ विट्रियोल। कोई बताएगा इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल क्यों बोला जाता था? व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑयल ऑफ विट्रियोल? व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑयल ऑफ विट्रियोल? ये इसलिए बोला जाता था क्योंकि इसको हम लोग प्रिपेयर कर सकते थे, विद द हेल्प ऑफ ग्रीन विट्रियोल। ठीक है, बिकॉज इट कैन बी obtained by hitting
ग्रीन विट्रियोल। अब ग्रीन विट्रियोल क्या होता है सर, याद है आप लोगों को कि नहीं याद है? FeSO4.7H2। हाँ चलिए, कम से कम इतना बुरा स्थिति आप लोग का नहीं है। FeSO4.7H2 जो होता है ये ग्रीन विट्रियोल होता है। तो अगर आप ग्रीन विट्रियोल को हीट करते हैं तो वहां पे आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है, यानी इसको आप हीट करेंगे तो आपको मिलेगा Fe2O3 प्लस H2SO4 प्लस H2O। इसलिए इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल बोला जाता था पहले के समय में। इट कैन बी बिकॉज इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ग्रीन विट्रियोल। ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए कमर्शियली जो प्रोसेस इंप्लॉय किया जाता है उस प्रोसेस का नाम, कॉन्टैक्ट हाँ वेरी गुड, उसका नाम जो है वो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल बी यूज्ड टू कमर्शियली मैन्युफैक्चर द सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर, ठीक है, यूज्ड टू मैन्युफैक्चर H2SO4 कमर्शियली। ठीक है, कमर्शियली H2SO4 बनाने के लिए जो प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से क्या बनाया था, कोई बताएगा? HNO3 से। HNO3, वेरी गुड। तो ऐसे मैच द फॉलोइंग बना देगा। कॉन्टैक्ट प्रोसेस एक साइड में दे दिया, एक साइड में दे दिया ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। ठीक है, एक साइड में मान लो दे दिया हेबर्स प्रोसेस, एक साइड में दे दिया यार हेबर्स प्रोसेस, और यहाँ पे 3 कंपाउंड लिख देगा। ठीक है, कि यार यहाँ लिख दिया मान लो H2SO4, यहाँ लिख दिया मान लो NH3, यहाँ मान लो लिख दिया HNO3। पूछ देगा कि इन सब में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच इज करेक्टली मैच्ड। ठीक है, विच इज करेक्टली मैच्ड, ऑप्शन बना देगा A B C D, क्वेश्चन बन गया। ठीक है, दे देगा 1 and 2, 2 and 3, 1 2 3, ओनली 1, तो क्या आंसर दोगे? डी से। देख रहे हो ना कैसा क्वेश्चन, तुम लोग भी यार क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, अभी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन लगेगा बहुत लोगों को, लेकिन है घटिया क्वेश्चन जिसका पढ़ा हुआ है। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो होता है ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए, H2SO4 का मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस बहुत ही सिंपल है एकदम। इसको हम लोग कितना स्टेप में कन्वर्ट पढ़ लेंगे भैया, तो ज्यादा नहीं, इसको हम लोग 3 स्टेप के अंदर जो है, 3 स्टेप के अंदर हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है वो पढ़ लेंगे। ठीक है, 3 स्टेप में कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है हम लोग पढ़ लेंगे। सबसे पहले जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस का क्या क्या स्टेप्स है, स्टेप्स इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या क्या स्टेप है भाई? सबसे पहले तो SO2 गैस बना लो आप। SO2 गैस बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एसिड और ले लिया आप O2। ठीक है, यहाँ पे आपने हीट किया, आपको मिल गया SO2 गैस। ठीक है, आप SO2 गैस इससे बनाना चाहते हैं तो इससे बना लीजिए। इससे बनाने का मन नहीं है तो आप फिर क्या कीजिए, कोई और तरीका से SO2 गैस बना लीजिए। जैसे सल्फाइड का O2 के प्रेजेंस में हीटिंग अगर करेंगे, रोस्टिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे भी यार तुम्हारा Fe2O3 प्लस SO2 गैस रिलीज हो जाएगा। पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ सल्फाइड SO2 गैस। पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ SO2 गैस। ठीक है भाई, पहला स्टेप क्लियर है सबको? पहला स्टेप क्लियर है सबको? पहले स्टेप में क्या कर लेना है यार, पहले स्टेप में तुमको SO2 गैस बना लेना है। क्लियर है? अब दूसरे स्टेप में जो SO2 गैस बना है इसको ऑक्सीडाइज कर दीजिए, किसमें? SO3 गैस में। सेकेंड स्टेप में ऑक्सीडेशन करेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 गैस टू क्या जी, SO3 गैस। तो SO2 प्लस O2 ये गया SO3, इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लो। दिस इज 2SO2, 2 4 2 6, तो यहाँ हो जाएगा 2SO3। ये भी गैस है बेटा, ये भी गैस है बेटा, ये भी गैस है बेटा। अब इसे हम रटवाने के लिए कुछ बोलेंगे नहीं तुमको, हम बोलेंगे ली चैटलियस प्रिंसिपल, दिल खोल के लगाओ। ठीक है, टेम्परेचर का कंडीशन क्या होना चाहिए और प्रेशर का कंडीशन क्या होना चाहिए। तो अगर तुमसे कोई पूछा कि इस स्टेप के लिए तुमको हाई प्रेशर रिक्वायर्ड है कि लो प्रेशर रिक्वायर्ड है, तो क्या बोलोगे? लो प्रेशर। वाह रे वाह, ली चैटलियर को तुमने क्या नाम किया है। ली चैटलियर जिंदा रहता तो तुमको तेरा नाम लेता।
ठीक है, कम से कम यार ली चैटलियर्स प्रिंसिपल तो याद रखो, जो बेसिक प्रिंसिपल है किसी भी रिएक्शन को समझने के लिए। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल में इफेक्ट ऑफ प्रेशर कितना अच्छा से बताया था कि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में गैसियस मोल्स डिक्रीज हो रहा है। यही एक लाइन तो बेटा है, ये एक लाइन हम यार क्लास मतलब हमको जब टीचर बताया था क्लास 11 में तभी से याद है आज तक। तो कैसे तुम लोग भूल सकते हो, इसको पढ़ते ही नहीं होता दिन भर। ठीक है, दिन भर यही लगता है कि यार क्या देख लें, ये देख लेते हैं, वो देख लेते हैं, अलाना देख लेते हैं, फलाना देख लेते हैं, ढिमकाना देख लेते हैं, सब याद रखते हो। लेकिन ये छोटा सा चीज याद नहीं है कि अगर हम प्रेशर किसी रिएक्शन में बढ़ाएंगे तो वो रिएक्शन ठीक है उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में गैसियस मोल्स घट रहा है। तो सर उतना कॉमन सेंस तो हम लोग पास है ही नहीं सर। ठीक है, हम लोग निहायत ही नालायक लोग, हम लोग को 2 और 1 3 मोल्स यहाँ नहीं दिख रहा है गैस का, और यहाँ 2 मोल नहीं दिख रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमको फॉरवर्ड जाना है, तो हम लोग प्रेशर को सर क्या कर देंगे ना, लो कर देंगे। वाह बेटा वाह, गजब, दिल जीत लिया तू। हाँ भाई, क्या जरूरत है, कौन सा प्रेशर कंडीशन लगाना पड़ेगा यहाँ पे? हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा, हाई प्रेशर। ठीक है, तो हाई प्रेशर यानी कि 2 बार के आसपास प्रेशर जो है हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। अब यहाँ पे एक और बात आता है कि डेल्टा एच इस रिएक्शन का नेगेटिव है। ठीक है, तो जाहिर सा बात है कि ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पे फेवर्ड होगा, बट यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए जो लो टेम्परेचर है दैट इज क्वाइट हाई। ठीक है, दैट इज 703 केल्विन पे, यानी कि ये रिएक्शन 703 केल्विन और 2 बार प्रेशर पे चल रहा है। तो इतना टेम्परेचर क्यों देना पड़ रहा है? बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर तुमको क्रॉस करवाना है, तो इतना टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि एक ऑप्टिमम रेट से रिएक्शन जो है आगे बढ़ सके, SO2 जो है SO3 में कन्वर्ट हो सके। लेकिन अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल हमसे अगर पूछ रहा है तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये 703 केल्विन का टेम्परेचर भी कम टेम्परेचर है, मतलब इट इज अ लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा और हाई प्रेशर पे ये रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा अकॉर्डिंग टू अपना फेमस ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के हिसाब से ये रिएक्शन कंडीशन आपको देना पड़ेगा। चलो, पहला स्टेप में हम लोग SO2 गैस बना लिए, दूसरा केस में हम लोग SO3 गैस बना लिए। अब तीसरे केस में हम लोग क्या करेंगे, ये जो SO3 गैस है इसका हम लोग एब्जॉर्प्शन कराएंगे ऑन 98% प्योर H2SO4। ठीक है, और जब हम ये एब्जॉर्प्शन कराएंगे तब एक कंपाउंड बन के निकलेगा, जिस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ओलियम। ओलियम। हाँ, और ओलियम को जब मिलाओगे पानी में तो तुमको मिल जाएगा 94 to 96% प्योर H2SO4। तो दिस इज द ओवरऑल कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कि इसके बाद अगला स्टेप है, पहला स्टेप ये हो गया, अब ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, absorbing the SO3 gas on the surface of 98% pure H2SO4। तो H2SO4 के सरफेस पे SO3 एब्जॉर्ब होगा और बना लेगा H2H2O7, जिसको तुम प्यार से बोलते हो ओलियम। और लास्ट स्टेप में ये जो 98% यहाँ प्योर ये जो ओलियम था, जब इस ओलियम को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा H2SO4। और ये जो H2SO4 है ये मैंने बोला 94 to 96% प्योर होगा। तो ये होता है आपका ओवरऑल कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में अगर पूछेगा तो यहाँ पे बड़ा धड़ल्ले से लिख दीजिएगा कि 3S से SO2 बनाए, फिर SO3 को ऑक्सीडाइज किए, फिर SO2 को ऑक्सीडाइज किए, फिर SO3 को एब्जॉर्ब किए ऑन द सरफेस ऑफ प्योर 98% प्योर H2SO4, ओलियम बना, पानी में मिलाएं, वापस H2SO4 मिल गया, पूरा नंबर मिल जाएगा। एक चीज और यहाँ पे मैं बताना भूल गया, यहाँ पे जो कैटलिस्ट इसमें यहाँ पे कैटलिस्ट भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं, डायरेक्टली अगर पूछता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट, डायरेक्ट सवाल मेन से पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो याद वेनेडियम पेंटॉक्साइड, V2O5 भी बेटा यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे आयरन ऑक्साइड Fe2O3 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो Fe2O3 एंड वेनेडियम पेंटॉक्साइड डायरेक्ट पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, कॉन्टैक्ट प्रोसेस पूरा डिटेल में ध्यान रखना। ठीक है, डायरेक्ट ये सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग is used as a catalyst in contact process।
ठीक है, अगर पूछ लिया हो तो अब नहीं पूछेगा, कोई दूसरा चीज पूछेगा, लेकिन नहीं पूछा है तो ये पूछ सकता है। तो याद रखिएगा V2O5 भी यूज कर सकते हैं, Fe2O3 भी यूज कर सकते हैं। तो ये रहा तुम्हारा ओवरऑल कॉन्टैक्ट प्रोसेस। जल्दी नोट कर लो इसको यार, कहाँ से था, यहाँ से था। सबका अगर हो गया है तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, H2SO4 की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर तो सर हम लोग को बचपन से पता है कि स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4, साथ ही साथ आप लोग भी स्ट्रक्चर बना लीजिए H2SO4 का, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये स्ट्रक्चर सर हम लोग। ये डाई बेसिक एसिड है सर, ये भी बचपन से पढ़ाया जा रहा है। चलो स्ट्रक्चर जान लिए, और ये एक डाई बेसिक एसिड है ये भी जान लिए, ठीक है। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 जान लिए, और हाइब्रिडाइजेशन यार sp3 दे दिए। ये क्वेश्चन अगर जिसके पेपर में आ गया उसका बल्ले बल्ले, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता है। चलो स्ट्रक्चर बना लिए, डाई बेसिक लिख लिए, हाइब्रिडाइजेशन लिख लिए, आगे बढ़ेंगे अब। आगे बढ़ेंगे अब, जल्दी लिखिए। हो गया सबका, स्ट्रक्चर बन गया। नेक्स्ट पेज में प्रॉपर्टीज पे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज में प्रॉपर्टीज लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4। नेक्स्ट पेज में यार प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4 लिख लो, प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलो स्ट्रक्चर देख लिया, हम प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज, प्रॉप ऑफ H2SO4, प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4। पहला लिख लो, इट इज अ कलरलेस सिरफी लिक्विड। पहला लिख लो, इट इज अ कलरलेस सिरफी लिक्विड। सेकंड लिख लो, हाईली विस्कस। हाईली विस्कस, क्यों हाईली विस्कस है कोई बताएगा? H bonding सर। वाह बेटा, तुम अब स्मार्ट हो गए हो। सब कुछ नहीं समझ में आया तो इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग जिंदाबाद। एच बॉन्डिंग खाली नहीं लिख रहा, इंटरमॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल को जोड़ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाईली विस्कस है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, ठीक है, ये याद रखिए। थर्ड जो है हाईली कोरोसिव नेचर का होता है, इट इज हाईली कोरोसिव इन नेचर, ठीक है। चौथा एक स्ट्रॉन्ग, कह सकते हो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एक इसका यूज है जो तुम पढ़े थे ऑर्गेनिक में, क्या पढ़े थे भाई बताओगे? डिहाइड्रेटिंग है। वेरी गुड, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये उसका प्रॉपर्टीज हो गया। इसको इसमें पढ़ना कौन कौन सा हम लोग को, कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज की पढ़नी है। चलो इसमें डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हो गया, लिख लिए ये पेज। कलरलेस सिरफी लिक्विड होता है, हाईली विस्कस होता है, हाईली कोरोसिव होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। हो गया, ये लिख लिया, आगे बढ़े। केमिकल प्रॉपर्टीज को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तुमको सिर्फ रिएक्शन लिख के बताऊंगा कि तुम लोग बताना प्रोडक्ट क्या बनेगा। मान लो कि Fe का रिएक्शन हम H2SO4 के साथ करा दें, और मान लो मैं जिंक का रिएक्शन H2SO4 के साथ करा दूं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ तुम लोग? FeSO4 बनेगा, यहाँ ZnSO4 बनेगा, और कौन सा गैस रिलीज होगा? H2 गैस रिलीज होगा। तो जो हाईली एक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है, उनके साथ ये H2 गैस रिलीज करेगा। तो पहले स्टेटमेंट जो है हम लोग पहले स्टेटमेंट तुम लोग लिख लो, इट रिएक्ट्स विथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स टू प्रोड्यूस H2 गैस। इट रिएक्ट्स विथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव metals, it reacts with electropositive metals to produce H2 gas. It reacts with electropositive metals to produce H2 gas. फटाफट ये दोनों रिएक्शन लिख लीजिए आप लोग। देखो, it displaces more volatile acids from their salt.
इट डिस्प्लेसेस मोर वोलाटाइल एसिड्स फ्रॉम द सॉल्ट। इसमें कौन कौन सा रिएक्शन तुम लिख सकते हो, जैसे कि मान लो NaCl है, क्या बनेगा यार, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, लिखते जाओ, और HCl गैस बन जाएगा। इसी तरह से मान लो NaNO3 लिए, H2SO4 के साथ रिएक्ट करो तो बन जाएगा Na2SO4 प्लस HNO3। चार्ज योर फोन करते हैं भाई। फिर मान लो H2SO4 के साथ रिएक्ट किया तो कैल्शियम सल्फेट प्लस H3PO4, CaF2 H2SO4 के साथ रिएक्ट किया, CaSO4 प्लस HF। तो ये क्या कर रहा है, सॉल्ट से एसिड्स को बाहर निकाल रहा है। ठीक है, सॉल्ट से एसिड को बाहर निकाल रहा है। तो बहुत सारा ऐसा रिएक्शन हो सकता है, कैल्शियम ऑक्सलेट भी ले सकते हो, CaC2O4 ले सकते हो, इसको H2SO4 से ट्रीट करोगे, यहाँ भी CaSO4 प्लस ऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सिंपल रिएक्शन एकदम। और लिखना है तो और लिख लो, FeS के साथ H2SO4 रिएक्ट करेगा तो FeSO4 प्लस H2S बन जाएगा। मान लो कि सोडियम एसिटेट के साथ रिएक्शन होगा तो एसिटिक एसिड प्लस, ठीक है, एसिटिक एसिड और प्लस क्या बन जाएगा जी, Na2SO4। तो ये सब रिएक्शन में क्या याद करोगे, कुछ याद करने वाला चीज नहीं है, सब आसान आसान रिएक्शन है। Two series of salts with बेस के साथ दो सीरीज का सॉल्ट, जैसे NaOH है, ये सबसे पहले H2SO4 से रिएक्ट किया, सबसे पहले क्या बनाएगा, NaHFO4 बनाएगा प्लस H2O। बाद में फिर NaHFO4 जो है ये NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर जाके Na2SO4 बनेगा और H2O बनेगा, तो दो सीरीज का सॉल्ट बना। इसी तरह से मान लो तुम ले सकते हो, एक एग्जांपल और ले सकते हो, मान लो तुम बेस ले लिए Na2CO3 प्लस H2SO4 ले लिए, पहले बार में क्या बनता है, NaHCO3 बनता है, वाटर बनता है, फिर NaHCO3 जो है ये रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ तो फिर तुम्हारा Na2CO3 और फिर वाटर बनेगा। यहाँ वाटर नहीं बनेगा, यहाँ पे निकलेगा तुम्हारा CO2 प्लस Na2SO4 और यहाँ पे भी CO2 प्लस Na2SO4। Na2SO4 क्यों लिख रहे हैं यार, वाटर लिखना है तो CO2 और वाटर। ये दोनों रिएक्शन और ये दोनों रिएक्शन, बेस के साथ टू सीरीज ऑफ सॉल्ट्स विल बी फॉर्म्ड विद द बेसिस। तो ये सारा प्रॉपर्टी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत आसान है, कोई भी बता देगा इसको। थर्ड है इसका डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी या डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ H2SO4। थर्ड प्रॉपर्टी इज द डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ H2SO4। थर्ड प्रॉपर्टी है डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ H2SO4। अगला इसका प्रॉपर्टी था डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी, डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ H2SO4। ठीक है, तो यहां पे एक लाइन हम लोग लिखेंगे कि H2SO4 जो है इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट बिकॉज ऑफ इट्स, ठीक है, इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट बिकॉज ऑफ इट्स हाई affinity towards water, because of its high affinity towards water।
डिहाइड्रेटिंग एजेंट अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्यों है? बिकॉज इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, इट हैज अ वेरी हाई एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर। तो ये लगभग लगभग सारे केमिकल्स को डिहाइड्रेट करने में यूज होता है, ठीक है। जिसमें कि एग्जांपल अब आप लोगों के सामने धड़ाधड़ आएगा। जैसे कि मान लो हम कॉपर सल्फेट लिए, ब्लू विट्रियोल लिए, तो ब्लू विट्रियोल को तुम हीट कर दो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तुमको एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट मिल जाएगा, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट मिल जाएगा, ठीक है। तुमको क्या मिल जाएगा यार? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। चार्ज क्यों नहीं ले रहा? हीट करोगे तो ब्लू विट्रियोल जो है वो डिहाइड्रेट हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ तुम्हारा इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। इसी तरह से मान लो अगर अपन लोग केन शुगर को हीट करें इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो चारकोल मिल जाता है, ठीक है, चारकोल मिल जाएगा। केन शुगर किसको बोलते हैं भाई? व्हाट इज द, किसको हम लोग केन शुगर बोले थे? सुक्रोज। सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला बताओ। C6। अरे ग्लूकोज है कि सुक्रोज पूछा है? सुक्रोज का फॉर्मूला बताइए जल्दी से। C12O22 C12H कितना पहले ये बताओ ना। 22 O11। 11 यस हाँ, इसको हीट करोगे यार, फॉर्मूला याद रखा करो। क्या लिखोगे तुम लोग बोर्ड में यार? 12 कार्बन और वाटर मिल जाएगा तुमको, ठीक है। इसी प्रोसेस को यानी शुगर जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में आता है, शुगर जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में आता है तो काला पड़ जाता है। शुगर जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में आता है तो काला पड़ जाता है। इसी फेनोमेना को एक नाम देते हैं हम लोग, इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं चैरिंग ऑफ शुगर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यार? चैरिंग ऑफ शुगर। इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं चैरिंग ऑफ शुगर। हो गया? रिएक्शन लिख लिए? मुझे चैरिंग ऑफ शुगर लिखवाना है, चैरिंग ऑफ शुगर। Black when it sugar becomes black in the presence of concentrated H2SO4. Sugar becomes black. Sugar becomes black. Sugar becomes black in the presence of H2SO4 as it removes water from it. As it removes water from it. As it removes water from it. As it removes water from heat. ऐसे भी चीनी को हीट करोगे तो काला हो जाता है, ठीक है। और उसको अगर H2SO4 के प्रेजेंस में रख दियो तो भी काला हो जाएगा। As it removes water from it, full stop. This phenomena is called as charring, charring, या चरिंग, चरिंग, चैरिंग, चरिंग, चरिंग ऑफ शुगर, चरिंग ऑफ शुगर। चलो ठीक है, चरिंग ऑफ शुगर, चैरिंग ऑफ शुगर हो गया। इसके अलावा और बहुत सारा रिएक्शन है, जैसे कि अगर हम लोग फॉर्मिक एसिड लेते हैं, इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो यहाँ पे वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा। अगर मान लो अपन लोग ऑक्सैलिक एसिड लेते हैं, ठीक है, अगर अपन मान लो ऑक्सैलिक एसिड लेते हैं, इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा CO, यहाँ मिलेगा CO2 और यहाँ पे मिलेगा तुमको H2O। ये सारा रिएक्शन जो है, ये सारा रिएक्शन आप लोग को ध्यान रखना है। और अल्कोहल का तो तुम लोग को मालूम ही है, मान लो दारू ले लिए, CH3 CH2OH लिए और उसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट किए तो दारू बिकम्स अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, पानी बाहर। तो इतना रिएक्शन अगर आप लोग याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि याद रखने वाला सब सारा रिएक्शन ऑर्गेनिक में आपको पढ़ाया गया है। तो ये वाला पेज का रिएक्शन इज वेरी सिंपल, फटाफट नोट करो। Cl5 के साथ रिएक्शन याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
H2SO4 reaction with PCl5, याद करना बहुत मुश्किल है नहीं, सिंपल रिएक्शन है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर से याद रखना। ये PCl5 का मान लो कि 1 मोल से रिएक्ट किया, ठीक है, तो पहले तो यार इसका एक OH को रिप्लेस कर देना, ठीक है, एक OH को इसका रिप्लेस कर देना, इसको बोल देना क्लोरो सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोल दोगे यार? क्लोरो सल्फ्यूरिक एसिड। फिर अगर एक्सेस से रिएक्ट कराओगे ना, मान लो तुम एक्सेस PCl5 से रिएक्ट करा रहे हो, PCl5 एक्सेस से रिएक्ट करा रहे हो, तो यहाँ पे यार, ठीक है, थायोनील, यहाँ पे यार दोनों OH को रिप्लेस करके क्लोरीन लगा दो, यानी कि बना दो SO2Cl2, ठीक है। SO2Cl2 को क्या बोले थे यार? नाम क्या था? आयोनाइल था कि सल्फ्यूराइल था? हाँ, SOCl2 था वो, ठीक है। इट इज नॉट थायोनाइल, इट इज सल्फ्यूराइल। बार बार एक ही चीज नहीं बताएंगे। थायोनाइल का मतलब होता था SOCl2, ठीक है, थायोनाइल का मतलब होता था SOCl2, थायोनाइल का मतलब होता था SOCl2। इसके अलावा साइड प्रोडक्ट में क्या बना लेना? POCl3 प्लस HCl, यहाँ भी POCl3 प्लस HCl। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आराम से याद हो जाएगा स्ट्रक्चर से। 1 मोल लोगे क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा, 1 मोल लोगे क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा, 1 मोल से ज्यादा लोगे, एक्सेस में लोगे, तो आपको सल्फ्यूराइल क्लोराइड मिलेगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखिएगा। अरे अपना माइक यूजेस इसका यार अपार यूज है, ठीक है, इतना यूज है कि तुमको बताते बताते जो है थक जाएंगे तो पूरा खत्म नहीं होगा यूज। इन कुछ इंपॉर्टेंट यूज याद रखना, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले तो यार डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यही एक यूज हो गया इसका, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। सेकंड जो है पिकलिंग में काम आता है, पिकलिंग ऑफ मेटल सरफेसेस, पिकलिंग ऑफ मेटल सरफेस। पिकलिंग बस याद रखो, पिकलिंग में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब करना होता है हमको, ठीक है, तो मेटल का सरफेस को साफ करना पड़ता है, तो साफ करने के लिए H2SO4 का यूज होता है, ताकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग गैल्वेनाइजिंग जो हम लोग करते हैं मेटालिक सरफेस का, वो सही से हो पाए। तो पिकलिंग ऑफ मेटल सरफेस में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर पेट्रोलियम रिफाइनिंग में इसका यूज है हमारा, पेट्रोलियम रिफाइनिंग के अंदर इसका यूज हो जाएगा। फिर इसका मेटलर्जिकल प्रोसेस के अंदर क्या यूज है, जब मेटलर्जी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। मेटलर्जिकल प्रोसेस के अंदर क्या यूज है, ठीक है, जब मेटलर्जी पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा। इसके बाद ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर, बहुत यूज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, अमोनियम सल्फेट वगैरह वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। बस काफी है इतना, पढ़ोगे भाई। यूज है, ठीक है, अगर सोचते रहोगे बैठ के तो बहुत सारा यूज तुमको दिखते रहेगा अपना डे टू डे लाइफ में। लेड स्टोरेज बैटरी में इसका यूज है। लेदर टैनिंग जब करते हैं, लेदर टैनिंग, वहां पे इसका यूज है। एक्सप्लोसिव बनाने में इसका यूज है। बस बहुत है यार, कुछ हो याद रहेगा लिख देना। चलो आगे बढ़ेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 खत्म हो गया, तो H2SO4 खत्म हो गया, फटाफट लिखो, आता हूं मैं पानी पी के। सल्फर, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, ठीक है, एक एक करके लेंगे। मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो वो नाम बोलना, ठीक है, बस स्ट्रक्चर और नाम याद रखना है, प्रिपरेशन इसमें नहीं पढ़ना हम लोगों को। S डबल बॉन्ड O, ठीक है, ऐसे बना देते हैं इसको, S डबल बॉन्ड O, ये हो गया OH, ये हो गया OH। इसका नाम तो तुम लोग जानते होगे, क्या नाम था इसका? H2SO3 सल्फ्यूरस। इसका नाम, अरे भैया सबको पता है कि H2SO3 है, नाम पूछना है। सल्फ्यूरस एसिड नाम है,
सल्फ्यूरस एसिड नाम है। चलिए ठीक है, अब मैं इसी में थोड़ा मॉडिफाई करूंगा, दूसरा स्ट्रक्चर याद हो जाएगा, ठीक है, और उसका नाम भी आसानी से याद हो जाएगा। अगर ये डबल बॉन्ड O को मैं हटा देता हूं, ठीक है ना, और यहाँ डबल बॉन्ड S लगा देता हूं, अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया, पहले फॉर्मूला बताइए। H2 H2O2, O को हटा के S लगाएंगे तो हम लोग को पता है सर नाम में क्या आ जाएगा, थायो आ जाएगा। इसका नाम हो जाएगा थायो सल्फ्यूरस एसिड। थायो सल्फ्यूरस एसिड, इसी को बेटा हम लोग हाइपोसल्फ्यूरस एसिड भी बोलते हैं। हाइपोसल्फ्यूरस एसिड भी इसको बोलते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। थायोसल्फ्यूरस एसिड, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, और इसका एक और नाम आगे चल के तुमको समझ में आ जाएगा, इसका एक और नाम है डाई, ठीक है, डाईथायोनस एसिड भी इसको बोलते हैं। डाईथायोनस एसिड इसको बोलते हैं, डाईथायोनस एसिड। याद हो गया ये दोनों? रटने का जरूरत नहीं है, ये स्ट्रक्चर याद जिसको है, जो कि बहुत आसानी से याद होगा, उसको ये भी स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए यार। बस हम डबल बॉन्ड O को हटा के डबल बॉन्ड S जोड़ दिए। थ्री प्लस H2SO3, ठीक है, माइनस H2O कर दें, क्या फॉर्मूला बनेगा? फॉर्मूला बन जाएगा H2H2O5। इसका नाम क्या हो जाएगा? पायरोसल्फ्यूरस एसिड। पायरोसल्फ्यूरस, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड, पायरोसल्फ्यूरस एसिड, ऐसे याद रखना है एसिड को, ठीक है, तो आसानी से याद होगा। पायरोसल्फ्यूरस एसिड, पायरोसल्फ्यूरस एसिड, जल्दी से लिख लो। स्ट्रक्चर बना सकते हो तो बना लो खुद से। मुझे भी कॉल करने लगता है लोग। पायरोसल्फ्यूरस एसिड, देखो इसका स्ट्रक्चर जो है, मैंने लिखा क्यों नहीं पहले, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है, इसका स्ट्रक्चर में आपको SS बॉन्ड दिखाना है बाबू। ठीक है, तुम लोग को लगा होगा वाटर निकला तो सर SS बॉन्ड कहां से आ गया, ठीक है, वो हम लोग जनरली तुमको याद रखने के लिए खाली बताएं, ठीक है, वो तुमको याद रखने के लिए बताएं, लेकिन स्ट्रक्चर तुम लोग को ये याद रखना है। H2H2O5 में याद रखिएगा बेटा, पूछेगा क्या इसमें SS लिंकेज प्रेजेंट है, डायरेक्ट लिख लेना, SS लिंकेज इज प्रेजेंट इन H2H2O5 पायरोसल्फ्यूर। क्या बोल रहा है, एक मिनट सो वो स्ट्रक्चर में तो 3H है। क्या वो बोल रहा है, अच्छा 3S है, कहां सर से 3H है, H सर। एक H कम करो ना कहीं से, कहां से कम करेंगे, यहां से कम होगा ना जी, तो एक H कम होगा तो अब ऑक्सीजन एक कहां से आएगा? ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O कर दो, ठीक है, क्लियर है स्ट्रक्चर। एक OH मैंने लिख दिया गलती से, डबल बॉन्ड O होगा, थोड़ा स्ट्रक्चर को आप प्रैक्टिस कर लो। SS लिंकेज होता है, दिमाग में बैठा लो, फिट कर लो तो। नाम है पायरोसल्फ्यूरस एसिड, नाम है पायरोसल्फ्यूरस एसिड। SS लिंकेज, पहला एसिड मैंने तुमको बताया जहां पे SS लिंकेज है, पहला सल्फर का एसिड है जहां पे SS लिंकेज है। फास्फोरस का कोई ऐसा एसिड बताओ जहां PP लिंकेज था, ये तुम लोग कितना याद है? बिना देखे बोलना है।
हाइपोफॉस्फोरिक एसिड फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला। H2 P रुक जाइए H2P2O5 H4P2O6 6 था, 6 H2P2O6 226 करके याद रखो। 226 फास्फोरस में पीपी लिंकेज था, यहाँ 225 में है। 225 में एसएस लिंकेज है। चलो आगे बढ़े। ये सल्फ्यूरस एसिड में, सल्फ्यूरस एसिड के सीरीज में 3 एसिड तुमने पढ़ा। सल्फ्यूरस एसिड, दूसरा हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, तीसरा पायरो सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड, दूसरा का दूसरा नाम बताओ। थायोसल्फ्यूरस एसिड या डाइथायोनस एसिड, और तीसरा था पायरो सल्फ्यूरस एसिड। तो फॉर्मूला याद रखने का तरीका अलग बताएं, लेकिन स्ट्रक्चर जो है थोड़ा इसका डिफरेंट है। चलो ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड में 3 सीरीज हम लोग को याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग यार। अब आते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का सीरीज में। सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज, इसमें एक स्ट्रक्चर तो सल्फ्यूरिक एसिड का ही है। ठीक है, अब मान लो कि सल्फ्यूरिक एसिड को मिला के वाटर बाहर निकाल दिए, तो यही बनेगा ना जी। यस इसका फॉर्मूला क्या हो गया? H2O8 हो गया। नहीं O8 नहीं हुआ, 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7। तो इसका नाम क्या हो गया? पोलियम। पोलियम को तुम क्या बोलोगे? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए ठीक है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड आपको याद हो गया, बधाई हो। अब तुम यहां पे देखो, इसी स्ट्रक्चर में अगर एक डबल बॉन्ड O को डबल बॉन्ड S कर दूं, नाम बताओ इसका। थायोसल्फ्यूरिक। फॉर्मूला बताओ। H2O3। बहुत डिफिकल्ट है, अगर फॉर्मूला याद रखने बोलते तो बहुत डिफिकल्ट, लेकिन तुमको H2O4 का स्ट्रक्चर याद है ना, तो ये स्ट्रक्चर जरूर याद हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा थायोसल्फ्यूरिक एसिड। सब जगह यार ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है, निकाल लोगे कि मुझे लिखना पड़ेगा? अरे वाह, अरे वाह, अरे अपना भी खोपड़ी यूज कर लिया करो। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सल्फर का इस केस में, बताओ तो तुम। ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आता है ना, जाके कूद जाओ, कुआं हुआ बगल में है घर के आसपास, बोकारो में तालाब उलाब बहुत है, वहां जाके कूद जाओ। हाँ जी, सोबिटालियन सल्फर का जो हम ये किए हैं मार्किंग, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। सल्फर सल्फर से कनेक्टेड है, तो कहां से ऑक्सीडेशन स्टेट डेवलप होगा? बाप रे बाप, कैसे तुम लोग यार पास हो गया, माफ लो सर। इसीलिए बोले तो लिख दीजिए। अरे हम लिख देंगे, हमको एग्जाम नहीं देना है। तुम्हारा एडमिट कार्ड में तुम्हारा फोटो ही रहेगा, तुम्हारा फोटो के साथ मेरा फोटो बगल में नहीं लगा रहेगा। नहीं कि निखिल सर जा रहे हैं आपके साथ, आपके एडमिट कार्ड में मेरा भी फोटो छप के आता तो बहुत अच्छा लगता हमको भी, कि अभी को तो एग्जाम देना है। सब चीज लिख दे लिख दे लिख दे, गोबर आदमी सब। क्या बोल रही है? हाँ, उसके बाद लिखो थायोनिक एसिड का सीरीज, थायोनिक एसिड सीरीज। अब देखो थायोनिक एसिड सीरीज में 100% मान के चलना, 100% मान के चलना कि थायोनिक एसिड में SS बॉन्ड विल बी प्रेजेंट। थायोनिक एसिड में हर हालत में SS बॉन्ड रहेगा। मैं पहला थायोनिक एसिड बना रहा हूं, देखो कैसे। इसका फॉर्मूला क्या हो गया यार? H2 हो गया, H2 हो गया और O6 हो गया। जल्दी बोलो यस और नो।
इसका नाम देंगे हम लोग डाई थायोनिक एसिड। क्लियर है सबको? अब देखिए यहाँ पे मतलब यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं एस डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, ये हो गया OH, ये हो गया डबल बॉन्ड O, यहां एक और सल्फर घुसा दिया। इसका नाम हो जाएगा क्या? ट्राईथायोनिक एसिड। समझ में आ रहा है बात? Yes, sir. पूछ लेगा नंबर ऑफ SS बॉन्ड्स इन ट्राईथायोनिक एसिड, क्या बोलोगे? 2. नंबर ऑफ SS बॉन्ड इन ट्राईथायोनिक एसिड कितना हो गया यार? 2 हो गया। यहां कितना था यार? जल्दी बोलो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. मान लो मैं स्ट्रक्चर में ये बना देता, डबल बॉन्ड हो, यहाँ OH, इसका फॉर्मूला क्या लिख देंगे हम लोग? H2S3O6। फिर यहाँ पे सल्फर, फिर यहाँ सल्फर, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, OH, इसका फॉर्मूला हो गया H2S4O6, नाम होगा टेट्रा थायोनिक एसिड। नंबर ऑफ SS बॉन्ड जल्दी बताइए। 3. 3। तो बेटा याद रखना कि अगर मैं लिख दूं फॉर्मूला H2SnO6, तो याद रखना ये होगा पॉलीथायोनिक एसिड का जनरल फॉर्मूला, जहां पे N का वैल्यू 1 से, सॉरी 1 तो नहीं होगा, जहां पे S का वैल्यू जो होगा वो 2, 3, 4, 5 और 6 तक होगा। 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर है सबको? याद हो गया ये थायोनिक एसिड सीरीज? Yes. बस सिंपल है, ढंग से कोई चीज पढ़ोगे। व्हाट इज कॉल्ड एज फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड? ओलियम को बोलते हैं, याद रखना। H2S2O7, ओलियम को फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। इसी को हम लोग एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। पैसा देना पड़ेगा बेटा, तभी सिखाएंगे, फ्री में नहीं सिखाएंगे कोई चीज। अब बाप रे बाप, तुम लोगों को कॉमर्स लेना चाहिए था रे, कॉमर्स या आर्ट्स, ज्यादा लाइक्स करोगे तुम लोग। इंजीनियरिंग तुम लोग के बस का नहीं है। पेरोक्सी, ये हम तुम लोग को बता चुके हैं ऑलरेडी जब रेडॉक्स पढ़ा रहे थे। तो 2 एसिड बताए थे इस सीरीज में तुम लोग को स्ट्रक्चर के साथ। नाम कोई बता सकता है उसका? Carols. एक बताए थे यार कैरोज, और एक बताए थे तुम लोग को मार्शल्स। याद आया कि नहीं? नहीं सर, हम लोग को कोई चीज याद नहीं रहता है, दिमाग घुटना में है सर, घुटना में दर्द हो जाता है ज्यादा सोचते हैं तो। कैरोज एसिड का नाम था पेरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मूला था H2SO5, S डबल बॉन्ड O, OOH, पेरोक्सी लिंकेज एक होगा इसके अंदर, ठीक है। पेरोक्सी लिंकेज की अगर हम लोग बात करें, 1 मिनट, हाँ, पेरोक्सी लिंकेज की अगर हम लोग बात करें, एक पेरोक्सी लिंकेज प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, कैरोज एसिड। मार्शल्स एसिड का फॉर्मूला होता था H2H2O8, इसमें भी एक ही पेरोक्सी लिंकेज होगा, ठीक है ना। 2 कैरोज को मिलाओगे तो मार्शल्स बन जाएगा। तो यहाँ पे एक पेरोक्सी, दोनों के अंदर याद रखना, पेरोक्सी में कैरोज एसिड, मार्शल्स एसिड, पेरोक्सी लिंकेज इसके अंदर होता है, पेरोक्सी लिंकेज इसके अंदर होता है। फॉर्मूला भी याद रखना, H2SO5, H2S2O8, बस इतना ही एसिड है, इससे ज्यादा नहीं। सबका स्ट्रक्चर याद रखना है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन सब केस में sp3 है, और ऑक्सीडेशन नंबर स्ट्रक्चर से निकाल लेना।